Good evening, ma'am. Very good evening, students. How are you all? Fine, ma'am. How Have are you all you? completed the homework? Done? Yes, ma'am. All the questions? अच्छा पहले कर लिया आपने बाकी स्टूडेंट्स मेहरप्रीत अंजलि अक्षिता इज Yes, एब्सेंट ma'am. अक्षिता इज जॉइनिंग और नॉट Ma'am, I will call her. your voice is check with them. Okay, I'm just marking the attendance and then we will be continuing. Just allow me a minute. Ma'am, Akshita is not picking up my phone. Okay, she won't be joining today. Ma'am, no idea. I am calling her mother. Hello? आंटी अक्षिता की क्लास है? आप उनकी attendance पे नहीं. नहीं आंटी मैंने भी नहीं की. मेरी तो पूरी लाइट ही वो इतनी वो थी, बारिश लाइट ही नहीं आई. अच्छा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मुझे Is she joining or not? Yes, ma'am, she is joining the class. You can mark her present. Very good evening, Akshita. Good evening, ma'am. Yes, what happened? Why you didn't join earlier? Ma'am, I was doing my homework of school. Okay. Okay, so have you completed the homework? Yes, ma'am. All? Any doubts? Yes, No, ma'am. ma'am. No doubts. No doubt. Very good. Karthik? Karthik hasn't joined yet, no? Yes, ma'am. Ma'am, what was done in the yesterday's class? Yes, what Anjali? Ma'am, I'm asking that what was done in the yesterday. अच्छा आपकी आवाज़ ना बहुत कम आती है मुझे समझ नहीं आती है तो आप चैट में लिखिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर मैसेज आप चैट में लिखिए अंजलि हेलो और मैम कार्तिक ने ज्वाइन नहीं किया है क्लास टाइम अच्छा नहीं करेगा ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द फिजिक्स क्लास कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्री फॉल आप में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको अभी भी स्टिल कोई भी पॉइंट कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए अदरवाइज हम मूव ऑन करेंगे टॉपिक Ma'am, the equations of motions, can you repeat? व्हाट Ma'am, equations of motions. equation of motion okay fine any other student having any doubt in this chapter because हमारा chapter almost खत्म हो चुका है सिर्फ लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फ्री फॉल के कुछ एक दो पॉइंट रह गए जो कि आज फिनिश हो जाएंगे तो अगर किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में प्लीज पूछ लीजिए अभी Ma'am, your voice is not clear. वॉइस नॉट क्लियर आदित्य प्लीज आप एक बार ईयरफोन लेके आइए और डोर क्लोज कर दीजिएगा आते टाइम ओके महरप्रीत हैव यू अटेम्प्टेड द पेपर Yes, ma'am. Not attempted the paper. I will be uploading. I have attempted the paper. I will upload it by today. Okay, please complete it by today because I have to check all the notebooks also और आप लोगों का फिर हम लोग को अपलोड भी करना है ना राइट Okay, रिजल्ट ma'am. प्लीज At ट्राई टू seven, अटेम्प्ट बाय ma'am. टुडे At हर्षवर्धन 7, ma'am. At 7, I will be uploading the paper as we have class after this also. So 7, I will be uploading. Okay,
Harshvardhan, have you attempted? Yes, ma'am. I submitted it yesterday. बच्चों आप सभी की वॉइस बड़ी लो आ रही है आज मेरे को। अंजलि आपने मैं कल अटेम्प्ट किया पेपर? Ma'am, I will send you after. ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट सबमिटेड बाय टुडे। अभी तक मुझे सिर्फ आदित्य का आज मिला है, अक्षिता का मिला है, बाकी किसी भी स्टूडेंट का पेपर नहीं मिला है मुझे। हमको आपके पर्सनल नंबर पे सेंड करना है, फिर ऐप पे ही सबमिट। ऐप पे भी शेयर, नो नो नॉट ऐप, या तो आप ऐप पे अपलोड कर दीजिए या फिर हमारा जो क्लास ग्रुप है वहाँ पर शेयर कीजिए, बिकॉज अगर क्लास ग्रुप में आप सबकी फाइल्स रहेंगे तो इट वुड बी इजी फॉर मी टू सॉर्ट इट आउट। अदरवाइज क्या होगा, हर एक बच्चे का मैसेज आएगा तो मेरे लिए फिर डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेस कर पाना कि सबने दिया है या नहीं दिया। अगर आप क्लास ऐप पे अपलोड करा हुआ है मैम। ऐप पे तो अपलोड हो जाता है मैम, मगर आप ग्रुप पे कह रहे हो ना मैम, ग्रुप पे नहीं भेज सकते, ग्रुप लॉक्ड है, ग्रुप में हम नहीं मैसेज भेज सकते हैं। आप ऐप पर अपलोड कर दीजिए, सर मुझे वहाँ से शेयर कर देते हैं एक्चुअली। ठीक ओके है, मैम। अगर आपने वहाँ पे अपलोड नहीं किया तो फिर पेपर मेरे पास में नहीं आता है। हर्षवर्धन का पेपर आई गेस मेरे पास में आ चुका है, आपने अपलोड कर दिया है राइट? यस मैम। अंजलि आपने अपलोड किया है पेपर या नहीं? Ma'am, I will upload it today. वॉइस बहुत लो आ रही। अदर स्टूडेंट्स टेल मी, क्या आपको सुनाई दे रही है अंजलि की वॉइस? मैम शी सेइंग शी विल बी अपलोडिंग टुडे। मैम शी सेइंग शी विल बी अपलोडिंग टुडे। ओके फाइन, सो नाउ आई गेस लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। बहुत टाइम वेस्ट हो गया है ऐसे ही हमारा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, आपको डाउट है इक्वेशन ऑफ मोशन में, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? Ma'am, second and first equation of motion. No, first you have tell yesterday, second and third. ओके, फर्स्ट इक्वेशन तो हमें पता ही है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इसको डिराइव करने के लिए हम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं, इतना आपको याद रखना है। आई टोल्ड यू, हमेशा डेरिवेशन में आपको पता होना चाहिए कि आपको डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से करना है एंड वेयर यू हैव टू एंड अप। एंड अप हमें करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी पे, स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। इज इट क्लियर? Oh, yes, ma'am. और उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम बहुत इजी है, आपको क्या करना है, जस्ट एक स्लोप ड्रॉ करना है ए बी, और फिर उसमें आपको लेबल कर देना है सभी को कि u क्या है, v क्या है एंड हमारा टाइम पीरियड t क्या है। ओके, सो मूविंग ऑन टू इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आदित्य? थर्ड याद है? थर्ड बताइए क्या होती है? गलत। टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें इक्वल्स का साइन कहाँ गया? वेरी गुड, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हमारा ग्राफ तीनों में हमारा सेम रहने वाला है। अभी इसमें हम कैसे डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को? यहाँ पे हमें चाहिए होता है एस, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम ये जो हमारा ए बी कर्व है, इसको कर्व बोलते हैं। हालांकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, बट स्टिल मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये एक स्ट्रेट कर्व कहलाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता, इट शुड बी लाइक, अगर इसको हम ऐसे बना देते ऐसे करके कुछ, तो तब भी ये क्या कहलाता? कर्व कहलाता। बट यहाँ पे ये स्ट्रेट कर्व है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। और ऑलरेडी ये ग्राफ किसका है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप कर्व के अंडर का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उससे क्या कैलकुलेट हो जाता है आपका? क्या कैलकुलेट होता है हर्षवर्धन? मैम एक्सेलरेशन। वेरी गुड। आप लोग स्क्रीन पे भी नहीं देखते हैं, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है आदित्य? व्हाट इट इज? तो फिर अभी मैंने क्या पूछा? मैंने आपसे यही तो पूछा, अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, वीटी ग्राफ गिवन है, और उसमें जो कर्व है, कर्व के नीचे का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या फाइंड आउट करते हैं हम? उससे डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, और अगर स्लोप हम इसका निकालेंगे तो स्लोप से हमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे स्पीड हो जाता, ठीक है, अगर यहाँ स्पीड, सॉरी नॉट स्पीड, अगर यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हो जाता, दैट इज एक्स। डिस्टेंस को हम या तो एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से। ठीक है, या फिर स्मॉल एक्स से। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और उसका हम स्लोप निकालते हैं तो उस स्लोप से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम? किसके फॉर्मूले में आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम? वेलोसिटी।
वेलोसिटी या फिर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए फटाफट ये डेरिवेशन समझ लेते हैं। सो इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे इसको, ये हमारा डायग्राम है ए बी डी सी ओ, ये कंप्लीट एरिया है इस कर्व ए बी के अंडर, ठीक है। हमने कैसे फाइंड आउट करा, हमने ए कोऑर्डिनेट से नीचे हमें लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बी से हमने नीचे लाइन ड्रॉ करी तो हमें पता चल गया कि हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है, यही हमारा क्या होगा, क्या होने वाला है, डिस्टेंस होने वाला है। सो उसके लिए हमने इसको क्या किया, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको 2 फिगर्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट फिगर था हमारा ये ट्राइंगल ए बी डी, सेकंड था हमारा ये रेक्टेंगल विच इज ए डी सी ओ, ठीक है। इन दोनों का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको प्लस कर देंगे, तब हमारे होल फिगर ए बी डी सी ओ ए का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ए बी कर्व के दौरान कितना हमारा यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है, उसके लिए वी हैव रिटन एरिया अंडर द कर्व ए बी, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ बी ओ ए बी डी सी ओ। और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एडिंग द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। वी नो दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है अंजलि, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो दिस इज द रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, वी कैन चूज लेंथ ईदर AD और वी कैन राइट OC, ठीक है। और ब्रेथ के लिए हम या तो OA लिखेंगे या फिर DC लिखेंगे, ये दोनों ही एक्चुअली में दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है रेक्टेंगल की, दैट वी ऑलरेडी नो। इसलिए हमने OA इंटू OC और या फिर हमने AD लिखा है। OA की वैल्यू क्या होगी, O पॉइंट से ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रही है मूव करना, A से, तो A पर वी नो कि स्टार्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, what that is known as, Akshita, the velocity of an object at the start, initial velocity u, initial velocity, and initial velocity is represented by symbol u. So ये origin से A तक ये जो distance है ये क्या हो जाएगा हमारा initial velocity u हो जाएगा, ठीक है। Then AD is what, the time taken, ठीक है। AD किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल, तो दैट मीन्स A से D तक जाने के लिए जो हमारा टाइम लग रहा है, वी हैव कंसीडर्ड इट एज T ओनली। OA को हमने U लिखा, AD को हमने T लिखा, देन प्लस साइन, देन हाफ, देन AD, अगेन AD is T, and then BD. What is BD? We know that B is the final point where the object has stopped, right? तो B पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होने वाली है दैट वुड बी द फाइनल वन, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इससे हमें इसका कोऑर्डिनेट पता चलेगा, लेकिन हमें BD चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ से पूरा, दैट मीन्स पूरा कंप्लीट BC क्या है, फाइनल वेलोसिटी है V, लेकिन हमें चाहिए क्या है, सिर्फ B एंड D, राइट, ओनली द लेंथ ऑफ BD इज रिक्वायर्ड। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम BC में से विच इज फाइनल वेलोसिटी V, if we will subtract DC which is parallel to AO, that means ये U है एक तरीके से, right? तो अगर हम इस complete V में से subtract कर देंगे U, we will get this V minus U, right? and वही हमने यहाँ पे लिखा है V minus U. Is it clear, Meherpreet? Yes, ma'am. Okay, now moving on, we know that for second equation of motion we want S equals to UT plus half AT square, right? अभी हमें क्या मिला है, S equals to only हमें मिला है UT, this is UT plus half, neither we are having A nor we are having T square. अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज है, that means ये जो T है और ये जो V minus U है, इनको किसी तरीके से हमें क्या किस में कन्वर्ट करना होगा, AT स्क्वायर में, ठीक है। सेकेंड, हमें यहाँ पे V माइनस यू बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, A इंटू टी स्क्वायर आना चाहिए था, राइट। सो हम एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे जिसमें V माइनस यू आ रहा हो, जिसमें T भी आ रहा हो और जिसमें A भी आ रहा हो, ठीक है। वो किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी। तो अगर हमें यहाँ पे A एक्सेलरेशन लिखना है, उसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिवीजन में T होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर तो T है नहीं, सो व्हाट वी विल डू, हम इसको T से डिवाइड करेंगे,
साथ ही साथ हमें यहाँ पे टी स्क्वायर चाहिए, तो हमें यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी टी से करना पड़ेगा, राइट। जो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम क्वांटिटी से, हमें डिवाइड भी करना होगा, सो दैट हमारी ये जो ओवरऑल इक्वेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ टी से मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ इस वाली टर्म को, तो ये आपका इक्विवेलेंट नहीं आएगा इसके, राइट। और अगर आप इस टर्म को सिर्फ डिवाइड कर दोगे टी से, तब भी आपका ये जो इक्वल साइन है ये ब्रेक हो जाएगा, ये नॉट इक्वल बन जाएगा। सो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन बोथ वी हैव टू ऐड टाइम पीरियड t. Now we already know that if we will rearrange this, अगर हम इस t को इस t के साथ में लिखते हैं, it will become t square, and इस t को अगर इस v minus u के डिनोमिनेटर में लिखते हैं, it will become v minus u upon t, which is acceleration. Clear? So we will rearrange it and we will transform it into at square. Is it clear? Meherpreet? Yes, ma'am. Okay, so now we have just derived the equation. फिर हम इसको rearrange कर देंगे. T and T would be multiplied and this will be replaced by A. So this is all. So have you understood or still having doubt? No, ma'am. Understood. Thank you. Okay, you're most welcome. What's the other doubt? Ma'am, nothing. Thank you so much. Okay. Yes, students, anyone having doubt in exercise questions? I haven't received the homework also. Aditya, आपका homework दिखाइए. Excuse me, ma'am. Ma'am, I guess today we have chemistry class. No. No, actually today we have physics class and said अदरवाइज हमारी केमिस्ट्री क्लास तो सिर्फ सैटरडे एंड आई गेस सॉरी Monday. संडे को होती है. वीक डेज में हमारी फिजिक्स होती है, बिकॉज फिजिक्स में हम थोड़ा लैग कर रहे हैं अभी सिलेबस, राइट, इसी वजह से. Ma'am, tomorrow we will be having physics class. Yeah, today is physics class, no? That's why tomorrow is which day? Tomorrow also I am having your class. No. Yeah, ma'am. I do not have. हो सकता है आपकी बायोलॉजी क्लास होगी. I would be on holiday tomorrow. Yeah. So maybe आपकी कल बायोलॉजी क्लास है, प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा एक बार. Okay, let's move on. कल हमने डिस्कस किया था फ्री फॉल. What is free fall, हर्षवर्धन? What is free fall? हर्षवर्धन, are you there in the class? Yes, ma'am. बताइए फ्री फॉल क्या होता है? Ma'am, free fall, it is a force which is exerted by Earth on every object. Gravity of Earth. Is it the correct definition? Anjali? It is the motion under gravity. Okay. Will there be any other force other than gravity? Air resistance. See, I am saying free fall. That means कोई भी जो object है, कोई भी body जो है free Downward fall. movement. Ma'am, downward movement under the force of gravity. Yeah, see, free fall is, who is going to define it? Ma'am, may I try? Yeah, please try. Ma'am, when an object falls down from a height without air resistance and only gravitational force is applied on it. Yeah, very. Gravitational force of Earth. Yeah. तो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देंगे. जो आपने बोला दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस और वहां पर एयर रेजिस्टेंस एब्सेंस है, ओनली कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, so that object is known to be under free fall. So we can say if an object is falling downwards in the absence of air resistance, and only under the influence of gravity, then that object is known under free fall.
Okay. Now tell me if air resistance is there. Okay. Consider there is air resistance and we are having one lighter object and one is heavier. So what would be the time period for them to reach the ground? It is going to be same or different? मेहरप्रीत, Yes, अगर दो ma'am. object है हमारे पास में, एक लाइट ऑब्जेक्ट है और एक हैवी ऑब्जेक्ट है और वहां Yes, पर एयर रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन जल्दी रीच करेगी ग्राउंड पे? या ma'am, light object. लाइट ऑब्जेक्ट? Heavy ओके, object, sorry. हैवी ऑब्जेक्ट। आर यू श्योर? लॉक कर दें Yes, आंसर? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है आदित्य, आप बताइए। हैवी ऑब्जेक्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन क्यों? किस वजह से, किसकी वजह से? एयर रेजिस्टेंस की वजह से डायरेक्ट फॉल करेगी। ठीक है अंजलि, आप बताइए आपका क्या आंसर है? Ma'am, can you repeat the question? बच्चे आप कहाँ थे? दो बच्चों ने आंसर दे दिया है ऑलरेडी, आप कहाँ थे बताइए। इफ आई वोंट बी आस्किंग यू आंसर तो आपको फिर क्वेश्चन ही नहीं पता होगा। इज इट फेयर? प्लीज फोकस इनटू द क्लास। जब तक अगर मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ एंड आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन, दैट डजंट मीन कि आप इनएक्टिव हो जाएंगे। आपका जब नाम लिया जाएगा तभी आप अटेंटिवली सुनेंगे एंड यू विल थिंक अबाउट क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। हर्षवर्धन, आप रिपीट कीजिए क्या क्वेश्चन है और फिर आंसर भी बताइए। Question was, ma'am, two objects are there, heavy and light, which will fall on the ground first? Okay, so what will be the answer? Heavier object, and because air resistance is present in the atmosphere, in the air, which opposes the gravitational force. So the heavier object mass is that much, मतलब जो ग्रेविटेशनल हैवियर ऑब्जेक्ट का जो मैम मास है उसको मैम एयर रेजिस्टेंस मैम वो नहीं कर सकती, इम्पैक्ट ओपोज नहीं कर पाती, तो फिर मैं वो जल्दी गिर जाता है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है उस पर वो करती है तो फिर वो थोड़ा फ्लोट होकर गिरते हैं। ओके फाइन, ठीक है। यस अंजलि, नाउ कैन यू रिपीट क्या था? Question. यस, क्वेश्चन रिपीट कीजिए और आंसर बताइए। Ma'am, the question is that there are two objects, heavy and light, which will fall. And ma'am, the answer is that heavy object will fall Okay, and reason? because of the presence of air resistance. Yeah, very good. So in presence of air resistance, just a second. In the presence of air, the heavier object falls on ground first, or we can say in less time, right? इसका मतलब सेम ही है, जो जल्दी फॉल करेगा या फिर जो कम टाइम लेगा वही जल्दी फॉल करेगा, right? Because lighter object motion is disturbed by एयर रेजिस्टेंस। वो क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, डिस्टर्ब कर देगा उसके डाउनवर्ड फॉल को बाय एयर रेजिस्टेंस, सो इट टेक्स लॉन्गर टू फॉल ऑन ग्राउंड। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट सिनेरियो। ये हम हालांकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्या था? इन एब्सेंस। एब्सेंस में क्या होगा बताइए, क्या होगा महरप्रीत? They will fall at the same time. Both heavy and lighter object falls at the same time. Same time पे fall करेंगी।
ओके, एनीवन हैविंग डाउट अप टू दिस? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? क्यों फॉल करेंगे? बिकॉज देयर इज नो अपोजिंग फोर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए सेम टाइम पे गिरेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड स्टडी करने वाले हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट क्या होता है। अच्छा, एक और पॉइंट है, नोट आप लोग नोट कर लीजिए आज के लिए इम्पोर्टेंट। जो फ्री फॉल है आपका टॉपिक, उसी में आपको नोट डाउन करना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मोशन कर रही होती है, बताइए कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जो कि उसकी सेम रहती है और कौन से फिजिकल क्वांटिटी है विच चेंजेस, ये बताइए। Acceleration and distance change Okay. into height and g. ओके, जस्ट अ सेकंड, वी विल राइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही है तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के अलावा और क्या होगा? ऑब्जेक्ट का क्या सेम रहने वाला है? मास और मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, डू यू नो? Ma'am, can you repeat the question which you asked? I am asking that what is mechanical energy? No, ma'am, before that. I am asking that during motion of an object under gravity, which are the physical quantities that's value is going to remain same and which are the physical quantities whose values are going to change? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल कर रही है तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जिसकी वैल्यू सेम रहने वाली है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, और कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे वो फॉल करेगी ऑब्जेक्ट, बताइए। सो एक्सेलरेशन हमें पता है टॉप पे हो या फिर जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहने वाला है? जी, राइट। सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम। एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है हमारा? जी रहने वाला है, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो चेंज नहीं होगा। एंड मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? यू माइट हैव स्टडीड इन वर्क एनर्जी एंड पावर और फोर्स, द नेक्स्ट चैप्टर। Basically, it includes kinetic energy as well as potential energy. Yeah, mechanical energy is associated with the summation of kinetic energy and potential energy. एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। इन शॉर्ट, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? अगर हम काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसकी वजह से क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू व्हाट? Rest. ड्यू टू नॉट रेस्ट, ड्यू टू पोजीशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, राइट, या फिर उसका शेप चेंज होता है या फिर टेक्सचर चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उस टाइम पे कौन सी एनर्जी रोल प्ले करती है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इट इज जस्ट लाइक सपोज आई एम होल्डिंग अ रबर बैंड, और अगर मैं उस रबर बैंड को पुल कर रही हूँ दोनों एंड से, सो द शेप ऑफ दैट रबर बैंड इज गोइंग टू रिमेन सेम और इट विल बी डिस्टॉर्टेड। बताइए, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? It will change. इट विल चेंज। तो ये जो चेंज हुआ है ये किस वजह से हुआ? बिकॉज वो जो हमारा रबर बैंड था हमारे हाथ में, के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, राइट। तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? मैम हाफ mv स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। mgh, m is mass, g is acceleration due to gravity and h is the height of the object. जब भी height से object fall कर रही है, that is its, okay, just I guess ये आपने पढ़ लिया है already work energy chapter में, right? तो अभी हम इस I guess आपने ये केस भी कंसीडर किया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि मैकेनिकल एनर्जी क्यों सेम रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट हम कंप्लीट कर देते हैं, दैट एक्सेलरेशन मास मैकेनिकल एनर्जी remains always same। किस टाइम की बात कर रहे हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, तो हमारी जो तीन क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन और हमारी मैकेनिकल एनर्जी और जो मास है, वो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, राइट।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी कैसे सेम रहती है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. सपोज ये हमारी ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ग्राउंड. Okay, so at this height, suppose this is the height of the object, this is height h. Tell me at this is the maximum height where we are holding the object. ठीक है. Now tell me यहाँ पर object की velocity क्या होगी, यहाँ पर velocity क्या होगी, 0 होगी, right? That means अगर velocity 0 है तो kinetic energy क्या हो जाएगी, kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर. 0 से मल्टीप्लाई करोगे we will be getting only 0. तो यहाँ पे that means maximum height पे ऑब्जेक्ट की kinetic energy क्या होती है, 0 होती है, राइट. बट अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पर हाइट कितनी है हमारी, हाइट इज से h, राइट. हाइट कितनी है हमारी, h कंसीडर कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, हम उसको वेरिएबल फॉर्म में ही रख रहे हैं. तो यहाँ पर बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh. Simply it would be mgh, right. So that means यहाँ पर हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है इस पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट इज 0 प्लस mgh, which means it is mgh only, right. कितनी आ रही है, mgh आ रही है, राइट. अभी अगर हम चेक करें, सपोज वी आर चेकिंग इट इन बिटवीन. Suppose let's talk at this point. This is the point A. ये A point पे हमने check किया है. Now we are considering point B. That means in between. That means ground को touch करने से पहले और maximum height के बीच में हम कहीं पे check कर रहे हैं कोई point. हो सकता है this point can be over here also, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. I'm just writing it in the middle. तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि middle में लिखा है तो सिर्फ middle में होगा, नहीं. You can write just below this maximum height also. अगर यहाँ पे भी हम consider करेंगे तो भी it is going to remain same. So let's assume कि हमारा यहाँ पे हम consider कर रहे हैं point B. Point B पर मुझे बताइए object की जो velocity है, is it going to 0? क्या B पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फॉल कर रही है और हमने बीच में कोई पॉइंट B कंसीडर कर लिया, क्या वहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 रहेगी? No ma'am. No. So that means velocity is not 0. It would be having some sort of velocity. तो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ mv स्क्वायर. And what would be the potential energy? Height is going to remain, say suppose this is h minus something, right? Suppose if this pole is h, so we can subtract जितना उसको ऑलरेडी वो कवर कर चुकी है. So let's suppose it is some h dash, ठीक है. सपोज इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, h डैश है, राइट. तो यहाँ पर अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाउ 0, हाइट अभी तो 0, हाइट जब हाइट 0 होगी तब हो सकता है ना. अभी तो ऑब्जेक्ट का मास भी सेम है, ग्रेविटी भी सेम है, हाइट भी क्या है, चेंज हो गई है, बट 0 नहीं हुई है हाइट, इट हैजंट टच्ड द ग्राउंड. तो यहाँ पर हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. So that means it is going to half mv square plus mg h dash, ठीक है. Now let's talk about this point wherein this is, say suppose this is point C which is just above the ground, मतलब बहुत ही थोड़ा सा distance है. We can say that suppose हमारी height यहाँ पे negligible है, that means we can consider it as 0 also, ठीक है. तो ये सिनारियो हमारा है जहाँ पर Okay, tell me one thing. Just before touching the ground, object की velocity 0 होगी? नहीं होगी, because वो just ground को जब तक touch नहीं करेगी तब तक velocity 0 नहीं होगी. So that means यहाँ पर भी हमारी velocity is not equivalent to 0. So kinetic energy is going to remain half mv square, right? And if we are talking about height is considered to be 0 because almost just a second before touching the ground उसकी height almost 0 है, because as compared to the initial height suppose 15 मीटर की कंपैरिजन में you can understand कि एक सेकंड की जो हाइट जो बची होगी just before touching the ground या फिर मिली सेकंड before touching the ground, that is almost 0 for an object. तो इस वजह से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 0. So that means यहाँ पर हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी which is half
v square and this is 0, so it is going to be half mv square, right? So see students, जब हम suppose we are having the values of height also, अगर हमें height given है, हमें velocity given है, mass given है, तो अगर हम इन तीनों point पे अगर हम check करेंगे, suppose हम mechanical energy check करेंगे at point A, at point B and at point C, the value is coming out to be same only. Value क्या आने वाली है? बिल्कुल same आएगी. So we can say mechanical energy at point A is equivalent to mechanical energy at point B and is going to be equivalent to mechanical energy at point C. ठीक है? So that is why we used to say कि mechanical energy same होने वाली है, because mechanical energy दोनों का summation है, summation of kinetic and potential energy. Now कौन सी quantity change हो जाएगी अगर कोई object fall कर रही है towards the ground? Tell me. एक तो आपको क्लियरली दिख रहा है ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से नीचे आ रही है, तो क्या चेंज हो रही है उसकी हर पॉइंट पर? बताइए. वेलोसिटी. हाँ, वेलोसिटी चेंज हो सकती है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 थी, टच करा ग्राउंड को तब भी 0 है, इन बिटवीन कुछ और है, राइट? और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो रही है? थिंक अबाउट इट. महरप्रीत, हाइट सेम होगी या फिर हाइट इज गोइंग टू चेंज? मैम height will be same. सेम. ओके, वेरी गुड. हर्षवर्धन, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड. कि आप फोर्थ फ्लोर से बॉल को थ्रो कर रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे भी सेम हाइट होगी, सेकंड फ्लोर पे भी सेम हाइट होगी, कि अगर क्वेश्चन है तो उसको एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए. महरप्रीत, आप बताइए, अगर आप कोई भी चीज थ्रो कर रहे हैं फोर्थ फ्लोर से, इट इज गोइंग टू रिमेन एट द हाइट ऑफ फोर्थ फ्लोर ओनली. No ma'am, it will decrease. Obviously it is going to decrease. तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? एक तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, Ma'am, but the mass of the ball will not change. that I have already mentioned. See, in the first point we have written that acceleration, mass and mechanical energy remains always same. Okay. Okay ma'am. On to second point, क्या क्या चेंज हो रहा है? Excuse me, ma'am. Yes, Akshita. Ma'am, before that, I want to ask something. Yes, ask it. Ma'am, first A पे हमारी मैकेनिकल एनर्जी है mgh, उसके बाद C पे है हाफ mv स्क्वायर Plus mgh, and you want to say ये सेम कैसे है, right? नो मैम वो तो समझ गई मैं, बट ये सेम आएगा. बट अगर हम B को लें तो हम उन दोनों को प्लस कर देंगे, वो तो अलग हो जाएगी, क्वांटिटी पूरे में सेम नहीं रहेगी. इसमें सेम नहीं रहेगी B पर? नो मैम, B पर यस मैम, A और B पर सेम है, बट अगर हम B पे देखें तो A और C की प्लस करके B पे आई है, तो फिर थ्रूआउट तो प्लस करके B पे कैसे आई है? हम बार See, this is not the concept. ये कॉन्सेप्ट अलग है. आप जो समझ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh है और हमारे A पॉइंट पे mgh आ रहा था और हमारे C पॉइंट पे हाफ mv स्क्वायर आ रहा था, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, राइट? सो दैट इज व्हाई यू आर सेइंग कि B पॉइंट पे दोनों का सम करके आ रही है, राइट? बट ऐसा नहीं है. ये कहना ये चाहता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे होती है, उस टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इस पॉइंट ए पर, आई एम राइटिंग आल्सो, ए पॉइंट पर, दैट मींस मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंप्लीटली किसके इक्विवेलेंट होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे. यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे, और जब जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड क्या 0 हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है. तो दैट मीन्स जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो कंप्लीटली किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, राइट? और अगर हम इन बिटवीन चेक करें, सपोज हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो h माइनस समथिंग एल्स होगी, राइट? जब हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, आपसे तब फोकस यहाँ पर देखिए, हाइट जब हम h की बात कर रहे हैं, तो अगर ये कंप्लीट हाइट कह रही है मैम ने पूछा 15 मीटर है, ठीक है? ये 15 मीटर है कंप्लीट हाइट. आप बात कर रहे हैं बी पॉइंट पे, हो सकता है बी पॉइंट पे उसकी हाइट यहाँ पर सपोज यहाँ पर इसकी 7 हो गई है हाइट,
7 मीटर। अगर ये बी पॉइंट सपोज हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया तो हो सकता है यहाँ पे तो सिर्फ इसकी हाइट 10 मीटर हुई हो, राइट। सो इट इज नॉट लाइक कि हम ए और बी को प्लस कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसको सम कर रहे हैं। और जो टॉप और जो बॉटम पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट पे पूरी की पूरी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल एनर्जी, और जो बॉटम पॉइंट होता है वहां पर क्या होती है, कंप्लीटली मैकेनिकल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ये Yes, आप ma'am. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, देन यू आर गोइंग टू नो कि हाँ वैल्यूज सेम आ रही हैं। Yes, Akshita, you still have some doubt, please ask it. It's clear, but still can you take constant values instead of variable? I mean, that can you give one example? Example, we will be solving numerical based on this in work and energy. अभी इस चैप्टर में हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा सी हमें ना सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना था, इसमें सिर्फ हमें लिखना था दिस इज गोइंग टू रिमेन ऑलवेज सेम, बट हमने ऑलरेडी इसको इतना डिस्कस कर लिया जो कि हमारा वर्क एंड एनर्जी में भी सेम टॉपिक आने वाला है आपका, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो वहाँ पर आपके न्यूमेरिकल आएंगे, इसीलिए हम इसको अभी कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है। Okay. तो फिर हमारा जो हमें चैप्टर फिनिश करना है वो दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इसमें। आई होप ये आपको समझ में आ गया। Yes, ma'am. बिकॉज ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, अभी मे भी आपने बोला जैसे वर्क एनर्जी हो चुका है। सो दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द टाइम पीरियड सेम रह रही है? टॉप पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है, और सी पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है। इन बिटवीन थोड़ी कम हो सकती है, सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, also individual potential energy is also changing, but the sum is equivalent to mechanical energy, that is constant. I hope you have understood the difference. Yes or no? Yes, ma'am. दोनों का सम हमेशा सेम आने वाला है हर पॉइंट पे, चाहे इसमें आप बीच में कोई पॉइंट, सपोज यू आर कंसीडरिंग अ पॉइंट डी ऑल्सो, इन बिटवीन सपोज यहाँ पे हम डी पॉइंट, व्हाट आप करेंगे, अगर हम यहाँ पे डी पॉइंट भी कंसीडर करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर उसकी पर्टिकुलर केमिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी ऐड ऑन करेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन इंडिविजुअली उसकी जो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिविजुअली क्या आएगी, हर पॉइंट पर चेंज होगी, इट इज गोइंग टू वेरी। सो लेट्स राइट इट। That the speed, velocity, height, kinetic energy and potential energy of an object varies. Varies का मतलब क्या होता है, चेंज होती रहेगी, दैट मीन्स चेंजेस ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। एनीवन हैविंग डाउट अप टू दिस वन? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Okay, so now let's move on. See, if suppose I am having an object, suppose this is the object, suppose this is the ground and I am standing over here and I am having a ball in my hand and I am throwing it up, right? This is the maximum height it has attained. ये हमारी maximum height है object की. Now tell me that what would be the time period taken by this object to reach to the maximum height and again falling back to this distance? क्या वो सेम रहेगा या फिर डिफरेंट होने वाला है? टेल मी। Ma'am, what are you asking to be same? Suppose I am having a ball in my hand and I am throwing it upward. तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा, क्या नीचे आते टाइम उसका डबल हो जाएगा, कम हो जाएगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, ये बताइए आप। डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट रहेगा। Anyone else? डिफरेंट रहेगा। आंसर इज सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको ये पूछा, सेम पॉइंट है दैट द टाइम ऑफ
ascent and descent. सपोज हम ascent को T1 मान रहे हैं एंड descent को T2 मान रहे हैं. So it remains same from the point of throw of an object. That means अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हो तो जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट जाने में लग रहा है उतना ही टाइम उसको वापस उसी पॉइंट पर आने में लगेगा, राइट? तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है ये ऊपर जाने के लिए टाइम T1 है, राइट? तो नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा यहीं पर इतने डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए दैट इज गोइंग टू T2. तो हमारा टोटल टाइम कितना लगेगा ऑब्जेक्ट को ऊपर जाकर वापस आने में? तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा हमारा total time taken is going to remain, we can consider it as capital T. ये क्या हो जाएगा? Time of ascent plus time of descent. Is it clear? ये आपको ध्यान रखना है because numerical आता है इस पर बेस्ड कि सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करी तो कितने टाइम बाद में वो ऑब्जेक्ट वापस आपके हाथ में होगी. तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डेसेंट. ठीक है, यहाँ पर जो T1 होता है ये हमने सॉल्व किया था, हालांकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. हम इसको वेरिएबल फॉर्म में निकाल सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी U अपॉन G, राइट? तो अगर ये U अपॉन G है तो T2 भी क्या होगा? U अपॉन G. सो इफ वी विल ऐड इट, अगर हम इसको ऐड करेंगे T इक्विवेलेंट टू U अपॉन G प्लस U अपॉन G, वी आर गोइंग टू गेट time, total time taken by any object is going to be twice of velocity you have thrown that object divided by the gravity. That means ये आप लर्न कर सकते हो इसको डायरेक्टली कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करी है, सपोज यहाँ पर इस पर बेस हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं. say if Akshita throws a ball, throws an object, let's consider an object with a velocity (5 meters per second), then after how much time the object will reach back in her hand. तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? We can simply use this. अगर हमें ये लर्न है फॉर्मूला डायरेक्ट तो हम इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? We can put the values inside it. तो हमारा टोटल टाइम कितना लगेगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पर सी दो टाइम लगेगा. एक तो ऑब्जेक्ट को जाने में जितना टाइम जाने में लगा है उसी का ट्वाइस हो जाएगा बिकॉज वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा. सो दैट इज वाई हमने क्या किया है? ट्वाइस ऑफ UG. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा. इट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला 2U अपॉन G एंड वी नो यहाँ पे हमें वेलोसिटी कितनी गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है आपने? 5 मीटर पर सेकेंड से. अपॉन G इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सपोज हमें यहाँ पे मेंशन है यूज G एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अगर आपको नहीं गिवन है तो यू वुड बी यूजिंग 9.8. अच्छा, इस केस में क्या हो जाएगा आंसर? 5 times 2 and 2 times 1. So that means it is going to take 1 second. अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट को वापस आपके हाथ में आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड. तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा अगर आपसे पूछ लिया गया तो बताइए? टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा? कितना टाइम लगा उसको मैक्सिमम हाइट रीच करने में? नो. 2 seconds. No. Ma'am, can you repeat the question then? Just a second. Attain maximum height. I am talking about यहाँ पे हमने जो कैपिटल T कैलकुलेट किया है वो क्या है? That is the time of ascent plus descent.
दैट मीन्स जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में और फिर वापस आपके हाथ में आने में लगा है, टोटल टाइम वी हैव कैलकुलेटेड 1 सेकेंड। तो अगर हमसे पूछा गया है कि सिर्फ मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना होगा इस क्वांटिटी को, बताइए। टेल मी, अगर मैं आपको बोल रही हूँ आपको आपके घर से कोचिंग एंड कोचिंग से वापस घर आने में आपको 1 आवर लग रहा है, एंड इफ आई एम आस्किंग आपको घर से कोचिंग जाने में कितना टाइम लगता है, तो आप क्या करोगे? Half the time upon divided by 1 into 1 divided by half, right? क्योंकि अगर आप घर से कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग से वापस घर आ रहे हैं, देन यू आर टेकिंग अ कंप्लीट 1 आवर। सो इट इज जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ऊपर मैक्सिमम हाइट पर गई और मैक्सिमम हाइट से वापस कहाँ आई, जहाँ से आपने जिस पॉइंट से उसको थ्रो किया था सॉरी। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा, ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट और वापस हाथ में आने में टोटल टाइम T1 plus T2 हमारा यहाँ पे 1 सेकेंड आया है, राइट? इट इज T1 plus T2 विच इज इक्विवेलेंट टू 5 सेकेंड आया है हमारा। तो अगर हमें T1 फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको, राइट? सो द आंसर वुड बी सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इज हमें यहाँ पे T1 फाइंड आउट करना है, राइट? सो इट वुड बी हाफ ऑफ T, दैट मीन्स 1 सेकेंड का हम क्या कर देंगे हाफ, सो वी वुड बी गेटिंग 0.5 सेकेंड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकते हैं। दे कैन आस्क यू दैट व्हाट इज द टाइम ऑफ डेसेंट, तो वो भी क्या होने वाला, दैट इज आल्सो गोइंग टू रिमेन सेम। T2 भी क्या होगा, हाफ ऑफ दिस, so it is also going to remain same. Either you can calculate it this way, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, और we know T1 is equal to T2, so T2 कितना आ जाएगा हमारा 0.5 सेकेंड। Is it clear or anyone having doubt? I'm clear. Ma'am, can you please repeat what you explained before the question, because someone called and I have to pick up. Okay. See, this is, I am telling you like from this numerical or the previous one? This one? Yes, ma'am. Okay, I am saying suppose आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है and you are throwing it up. We know अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी it is going to come back at the same point, वापस आएगी नीचे, राइट? हम यहाँ पे आइडियली कंसीडर कर रहे हैं इस हाइट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट? हम हाइट कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, जहाँ से आपने थ्रो किया है ऑब्जेक्ट को। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इट इज गोइंग टू अटेन अ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा उस मैक्सिमम हाइट से वापस उस पॉइंट पर आने के लिए जितना जहाँ से आपने उसको थ्रो किया था। इज इट क्लियर? तो जब ऑब्जेक्ट जहाँ से आपने थ्रो किया है मैक्सिमम हाइट जाने को अगर हमने T1 कंसीडर किया है, तो मैक्सिमम हाइट से वापस उस पॉइंट तक आने के टाइम को हमने T2 दैट इज टाइम ऑफ डेसेंट एंड टाइम ऑफ एसेंट कंसीडर किया है, राइट? अगर आपसे पूछा गया कि हाउ मच इज द टोटल टाइम टेकन फॉर एन ऑब्जेक्ट, आपने थ्रो किया है, यू हैव थ्रोन, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कैच अगेन इन योर हैंड, या फिर वापस सेम पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम जितना टाइम ऊपर जाने में लगा प्लस जितना टाइम नीचे आने में लगा दैट इज गोइंग टू बी द टोटल टाइम टेकन, सो विच इज कैपिटल T इक्विवेलेंट टू T1 plus T2। नाउ वी नो, हमें यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट इट कि ऊपर जाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया कि आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, राइट? तो कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पे जाने में? फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u/g। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को वापस आपके हाथ में आने के लिए, बिकॉज आपने थ्रो किया, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम, क्योंकि पहले वो ऑब्जेक्ट जाएगी T1 मैक्सिमम हाइट, फिर वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट से वापस हमारे हाथ में आएगी दैट इज T2। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट कैपिटल T। जब आपको जहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो हुई है वापस वहां पर आने के लिए अगर आपसे टाइम पूछा जाता है तो ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल टाइम। और अगर आपसे सिर्फ डेसेंट या फिर सिर्फ एसेंट का टाइम पूछा है तो हमारे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ओनली u/g। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सो हमने मार्कर, यस, एसेंट मीन्स ऊपर जाना, डेसेंट नीचे आना वापस, ठीक है? So this formula is also important. अगर आपसे ये पूछा गया है तो you can use this formula, और अगर total time पूछा है then we will be using this formula.
तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था टोटल कितने टाइम बाद में ऑब्जेक्ट वापस आपके हैंड में आएगी. सो वी यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर टोटल टाइम टेकन विच इज 2u upon g. We have put it the values and after solving it we got it as 1 second. After this I asked you कि मैक्सिमम हाइट को रीच करने में कितना टाइम लगेगा. So that means indirectly I am asking you कि ऊपर जाने में that means ascent का टाइम क्या है. So which is we know फॉर्मूला होता है या तो हम u upon g निकालें, राइट, या फिर हम क्या कर सकते हैं जो हमारा टोटल टाइम आया है उसका हाफ कर दें, बिकॉज टोटल टाइम क्या है जाने और आने का प्लस. तो सी हमने ये एक मेथड से सॉल्व किया था यहाँ पे t1. दूसरा फॉर्मूला हमें t1 का एक और पता है, क्या था, t1 इज इक्वल टू u अपॉन g, राइट. चलिए इससे भी सॉल्व करते हैं. u कितना कंसीडर किया हमने 5 मीटर पर सेकेंड कंसीडर किया और g कितना बोला है हमने यूज करने को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल बी गेटिंग, हाफ मिलेगा वापस हमें, हाफ. सो हाफ को अगर डिवाइड करेंगे वी विल बी अगेन गेटिंग 0.5 सेकेंड. समझ में आया. अगर हम टोटल टाइम का हाफ कर देंगे तब भी हम टाइम ऑफ एसेंट डेसेंट निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें u अपॉन g. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Anjali, have you understood? Yes. Okay. So yes, we are up with the time. So just a second, I will be giving you homework. या फिर यहाँ पर भी हमने ऑलरेडी t1 फाइंड आउट कर लिया था तो हम t1 को इक्विवेलेंट कर देते हैं t2 को. तो यहाँ से डायरेक्ट भी हमारा और कैसे निकल सकता था t2 इक्विवेलेंट. मैम यस what happened? मैम Yes. क्लासेस स्टार्टेड. Okay, next class also you are having today. यस मैम. ठीक है बच्चा, आपका होमवर्क क्या रहेगा? आई गेस 4th मैंने आपको दे दिया था LDA 4. So your homework Yes, is LDA 5 today. Both. अच्छा LDA 6 भी है हमारा. So your homework is go through all the questions of LDA 5 and 6. In the next physics class we are going to discuss only the doubts and हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. And tomorrow, sorry not tomorrow, on Sunday we are having chemistry class. So at that time if you have any doubt please ask me. ओके मैम. बाय मैम. Bye students, have a good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye now. Bye everyone. Most welcome आदित्य. थोड़ा सा